Hello students, you are welcome. Beta, we are studying the chapter The Industrial Revolution. And in this chapter, until now we have studied about the starting of industrial revolution in Britain. First of all, it was started in Britain, and after that we were studying about the point towns, trade and finance. We have studied until now about the towns and trade, and today we have to study about the finance. So let us start. बेटा, the center of the countries, यहाँ पे CONTRY और एपोस्ट्रॉफी एस है यहाँ पे. अच्छा, the center of the countries financial system was the Bank of England. यानी जो देशों की फाइनेंशियल सिस्टम थी उसके लिए कौन सा रिसोर्स था, वो था द बैंक ऑफ इंग्लैंड, विच वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेड इन 1694. है यानी फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट बैंक विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ब्रिटेन वॉज नेम्ड द बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1694, थी ना. यानी पहला बैंक जो ब्रिटेन में खोला गया था वो लंदन में था और वो 1694 में, ठीक ना, जिसका नाम था द बैंक ऑफ इंग्लैंड. तो बेटा इसके बाद ये मतलब कब खुला, इन 1694 एंड आफ्टर 90 ईयर्स है इन 1784. 1784 में क्या हुआ, देयर वर डेवलप्ड मोर देन 100 प्रोविंशियल बैंक्स इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में जो है 100 से अधिक जो है प्रोविंशियल बैंक खुल गए, ठीक ना. एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 सालों में क्या हुआ, इट वॉज ट्रबल्ड, वो 3 गुने बढ़ गए. समझ, यानी कि 100 से अधिक थे, अब जो 3 गुने, 300 से लगभग 300 नियर अबाउट 300 हो गए, ठीक ना. और दोज बैंक्स नंबर्स became by 1820 more than 600 banks. और सन 1820 तक जाते जाते बैंकों की संख्या 600 से भी अधिक हो गई. और बेटा मोर देन 100 बैंक्स वेर सिचुएटेड ओनली इन लंदन. अंडरस्टैंड, मतलब जो 600 या उससे अधिक बैंक हुए थे उसमें 100 से अधिक बैंक अकेले इस लंदन शहर में थे, विच इज द कैपिटल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक ना. एंड द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन बिग इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज वेयर मेड बाय दीज बैंक्स. और ये बैंक क्या करते थे, ये जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती थी किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने की और उसके मेंटेनेंस की, उसको ये पूरा करते थे. मतलब दोज बैंक्स प्रोवाइडेड द मनी टू दैट person who wanted to establish any industry or to maintain his own industry. He got the financial help from these banks. यानी जो उद्यमी जो है अपनी कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता हो या उसकी मेंटेनेंस चाहता हो, वो इन बैंकों से वित्तीय सहायता ले सकता था, ठीक है बेटा. और अब इसमें हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ रहे थे, हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा टाउन्स, ट्रेड एंड फाइनेंस. यानी नगरों की संख्या बढ़ी, नगरों की आबादी बढ़ी, उनकी वो साइज बढ़ी, ट्रेड बढ़ा और फाइनेंस की जो है सुविधा वहाँ पे बढ़ी. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, वहाँ पे ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई. औद्योगिक, व्हाट वेर द कॉज, व्हाट वेर द फैक्टर्स विच वेर रिस्पॉन्सिबल टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. तो बेटा बाय द 1780 टू 1850, यानी 1780 से 1850 के बीच में द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स विच वेयर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर द पुअर्स मूविंग टू द टाउन्स. यानी द लैंडलॉर्ड्स हु परचेज द लैंड्स ऑफ द पुअर पीजेंट्स, दोज लैंडलेस पुअर पीजेंट्स were under pressure to move
टुवर्ड्स द टाउन्स। जो गरीब थे, किसान, लघु कृषक थे, जिनके खेत जमींदारों ने ले लिए थे, वो रोजी रोटी के लिए नगर की ओर पलायन करने लगे। तो एक ये कारण था कि नगरों की संख्या बढ़ी, वहाँ की आबादी बढ़ी, और दे दोज लैंडलेस पर्सन्स वांटेड टू ए जॉब इन एनी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, ठीक ना, क्योंकि ये लेबर के रूप में मिल रहे थे। और ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अब वहाँ पे रेलवे लाइनें बिछ चुकी थी, सड़कें बन गई थी, और जो नदियाँ थी वो जो है ट्रांसपोर्ट का काम कर रही थी। तो इन सब कारणों से वहाँ का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आगे बढ़ा, ठीक ना। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा हम, कोल एंड आयरन। कोल एंड आयरन, बेटा in this chapter we shall study about some industries, especially about the iron, about the cotton, about the coal, etc. तो बेटा now it is the first point which is coal and iron, यानी कोयला और लोहा। तो बेटा there was a thing, what was that? England was fortunate, इंग्लैंड जो है वो भाग्यशाली था। किसमें? इंग्लैंड was fortunate in the अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन ओर्स, यानी लोहा और कोयला, इनके ओर्स, इनके अयस्कों की उपलब्धता के बारे में बहुत समृद्ध देश माना जाता था। देयर वॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ द कोल एंड आयरन, ठीक ना। एंड बिसाइड इट देयर वर अदर मिनरल्स टू फाउंड, वहाँ पे अन्य जो खनिज भी मिलते थे, ठीक ना, नेचुरल रिसोर्सेस, natural minerals. Those were lead, copper, tin and other minerals were also found in Great Britain in a large quantity. यानी लोहा कोयला के अलावा जो है शीशा, कॉपर और टिन, जस्ता, ये सभी वहाँ पे मिलते थे, ठीक है बेटा। और यू नो that the iron is achieved from the ores after the melting that ore, यानी आयरन को जो है मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, और वो आयरन जो कि सॉलिड रूप में है, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन ए लिक्विड, वो जो तरल रूप में बदल जाता है, उसके बाद उसमें से प्योरिटी जो होती है आयरन की वो प्राप्त की जाती है, ठीक ना। तो बेटा फॉर द मेल्टिंग द आयरन्स इन द अर्लियर टाइम्स द थिंग विच वॉज यूज्ड फॉर मेल्टिंग दैट वॉज चारकोल, ठीक ना। और ये चारकोल क्या थी? इट वॉज फ्रॉम बर्ट टिम्बर्स, यानी बर्ट टिम्बर से प्राप्त की जाती थी चारकोल, जिसको जलाया जाता था तो आयरन जो है पिघलता था और उसका जो तरल रूप होता था, उसके बाद उसमें से लोहे की मात्रा प्राप्त की जाती थी। तो इसमें क्या है, क्योंकि लोहे को पिघलाना था तो इट नीडेड अ हाई टेम्परेचर, उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती, तब जाके वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होता था। बट the charcoal was not so powerful to provide so much temperature, है, उसका टेम्परेचर लो होता था, ठीक ना, चारकोल का। तो जो आयरन जो प्राप्त होती थी दैट वाज ऑफ पुअर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वो सही टेम्परेचर नहीं दे पाता था, है। एंड द फ्रॉम वेयर द टिम्बर्स कम, वो टिम्बर कहाँ से आती थी? तो बेटा दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट, वो जंगलों से आती थी। तो देयर वॉज डिसेंडिंग डिक्लाइनिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू, अब इस तरह से जंगलों का भी विनाश हो रहा था, क्योंकि टिम्बर चाहिए थे तो जंगलों का विनाश हो रहा था। देखिए मैंने ऐसे एरो किया ना, यानी कि जंगलों का विनाश हो रहा था सब बेटा। और इसके साथ क्या हो रहा था, जो ट्रांसपोर्ट होता था टिम्बर लाने के लिए, वो काफ़ी जो है एक्सपेंसिव होता था और डिफ़िकल्टी बड़ा होता था, वो चारकोल टूट जाया करता था, ठीक ना। तो ये प्रॉब्लम्स आती थी कब? आयरन को पिघलाने में, उससे जो है सही लोहा प्राप्त करने में ये प्रॉब्लम्स आती थी। तो क्या हुआ बाद में चल करके बेटा, दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाय अ फैमिली, ये प्रॉब्लम एक फैमिली के द्वारा सॉल्व कर ली गई। वो कौन लोग थे? ऑफ आयरन मास्टर्स, वो आयरन मास्टर्स कहे जाते थे। और वो कौन थे? दे वर कॉल्ड द डर्बीज ऑफ शॉर्पशायर, डर्बी के डर्बीज ऑफ शॉर्पशायर, शॉर्पशायर के डर्बीज परिवार के द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया। वो लोग कौन थे बेटा? चलिए,
इन द कोर्स ऑफ हाफ ए सेंचुरी, यानी कि अर्ध शताब्दी के दौरान लगभग 50 साल लगे होंगे, 3 जनरेशन्स ऑफ दिस फैमिली, उसमें 3 जनरेशन वो काम करती रही। कौन कौन? ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, यानी बेटा, उसका पिता, उसका दादा, ये तीनों उस समस्या के सुलझाने में लगे रहे। और दोज 3 जनरेशन्स वेयर कॉल्ड अलॉन्ग विथ अब्राहम डर्बी, इनको एक साथ जो अब्राहम डर्बी के नाम से जाना जाता था। इन लोगों ने क्या किया? दे ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कोल, ठीक ना। इन्होंने जो है लोहे को पिघलाने की जो आयरन मेल्टिंग जो प्रोसेस है ना, इसमें जो है इन्होंने एक रिवोल्यूशन ला दी थी, ठीक ना। और इन व्हाट वे दैट रिवोल्यूशन वाज कैरिड वी शैल डिस्कस अबाउट दैट लेटर ऑन, ठीक ना। उसके बारे में हम जो वन बाय वन, यानी व्हाट डिड डू द ग्रैंडफादर एंड व्हाट डिड डू द फादर एंड व्हाट वाज डन बाय द सन लेटर ऑन, वी शैल study later on. It is sufficient for today. So, thank you.